नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह के पहले संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही साथ इस वक्त भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, इन तमाम बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेएक्स निफ्टी ऊपर दिखाई दे रहा है करीब 40 अंक, लेकिन बाकी सारे अगर इंडेक्सेस को देखेंगे, हांगकांग के बाजार 340 अंक नीचे हैं। कॉस्पी, निकाई के बाजार और शंघाई के बाजारों में भी जो कमजोरी है वो लाल निशान में होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, करीब 51 अंक ऊपर इस वक्त यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी अगर क्यूज पर नजर डालें तो कल हमने देखा कि ग्लोबली काफी ही कमजोरी देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से हमने एक रिकवरी आई थी, उसके पीछे की वजह हम आपको भी बताएंगे। लेकिन डाउ जोन्स में दिन भर की कमजोरी के साथ कारोबार के बाद हमने देखा कि 280 अंक नीचे बंद हुआ। बीच में ये भी ऐसा भी हुआ था कि डाउ में करीब 725 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। नैस्डैक में भी कमजोरी थी, लेकिन निचले स्तरों से वहां पर भी सुधार था। वजह ये थी कि कल क्रेडिट स्विस से जुड़ी जो खबर आ रही थी, अब ये जो फाइनेंशियल कंसर्न्स की बात है वो यूरोप तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। क्रेडिट स्विस में हमने कल देखा 24% तक की गिरावट थी, और जिस तरीके से गिरावट हाल फिलहाल में बैंकिंग शेयरों में नजर आ रही है, उसके बाद एसएनबी यानी कि सऊदी नेशनल बैंक, जो कि क्रेडिट स्विस में इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, करीब 9.9% हिस्सेदारी उनकी है, उनका कहना था कि वो अतिरिक्त निवेश अब नहीं करेंगे बैंक में। और उसके बाद हमने देखा कि क्रेडिट स्विस में भारी गिरावट देखने को मिली, करीब 24% की। लेकिन उसके बाद एक राहत की खबर भी आई, और क्रेडिट स्विस नेशनल बैंक से अतिरिक्त लिक्विडिटी की खबर मिलने के बाद हमने देखा कि बाजार थोड़ा संभलते हुए नजर आए और निश्चित स्तरों से एक हल्की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन जब ये खबर आई थी तो तमाम बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट के बाद हमने देखा सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स जैसे स्टॉक्स भी 3 से 5% कल के कारोबारी सत्र में टूटे। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट आए हैं। जीपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी अनुमान में अपने कमी कर दी है, और आज जॉबलेस क्लेम के और यूएस हाउसिंग स्टार्ट के भी डेटा आएंगे, तो इस पर भी ट्रेडर्स की नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर तो भारी कमजोरी थी। जिस तरीके से क्रेडिट स्विस में हमने गिरावट देखी, बैंकिंग शेयर वहां पर करीब 7% टूटे, और रशिया यूक्रेन शुरुआत के बाद यानी कि 24 फरवरी 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट कल हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखी। इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी टूटे करीब 7%, और माइनिंग शेयरों में भी करीब 5.5% की गिरावट कल देखने को मिली। तो हमने देखा डैक्स, फुटसी, कैक इंडेक्स, ये सभी 3 से 3.5% की भारी गिरावट के साथ कल क्लोज हुए थे। कल जो खबर निकल कर आई उसका असर हमने बॉन्ड मार्केट्स पर भी देखा और कमोडिटी मार्केट पर भी देखा। बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट बढ़ी। 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो 3.4% पर अब आ चुके हैं। बाजार में जोखिम का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं सोने में भी दिखाई दिया। सोने में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। डॉलर इंडेक्स 104 पर था, और बैंकिंग क्राइसिस की लगातार ये जो खबरें आ रही हैं, रिस्क से रिलेटेड जो बात हो रही है, उसके बाद हमने देखा दिसंबर 2021 के बाद कच्चे तेल में सबसे बड़ी गिरावट और $75 के नीचे ये लेवल दिखाई दिए हैं। तो इस वक्त अब फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो बाजार में हावी हैं, और डर का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की चाल आगे देखने को मिलती है। लेकिन आज इसका असर हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार में भी दिख रहा है। हालांकि एक्सजेएक्स निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन आज भारतीय बाजारों के लिए भी अहम दिन है। वीकली एक्सपायरी भी होगी। अब देखना होगा वहां पर आज बाजार की चाल कल की भारी गिरावट के बाद कैसी रहती है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1272 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी करके गए 1823 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 81 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए 11,990 करोड़ के आसपास की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से। और एफआईआईज भी देख रहे हैं हम लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 5 दिनों में करीब 8,500 करोड़ के यहाँ पर शेयर्स बेचे हैं। तो ये है एफआईआईज और डीआईएस का अपडेट। लेकिन बाजार पर आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए वीकली एक्सपायरी के दिन, ये समझ लेते हैं। किया चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ मौजूद है। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सच पूछिए तो मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी है, न्यूज ड्रिवन है, लेकिन कहाँ पे थोड़ी ओवरसोल्ड स्थिति भी उभर के आ रही है।
मेरे हिसाब से एक बाई एक सेल कॉल है। पहला है बाई कॉल महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। स्टॉक बहुत ही ओवरसोल्ड है, बड़ी गिरावट हुई है, यहाँ पे डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड है और इंट्राडे चार्ट्स पे एक ऑसिलेटर ने क्रॉसओवर बाई दिया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1155 पे एंट्री, 1147 का स्टॉप लॉस और 1171 का टारगेट, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बाई कॉल रहेगा। और दूसरा सेल कॉल रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 518 के आसपास का सेल, 523 का स्टॉप लॉस और 508 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेमन, आपने स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति तो शेयर की और राइटली सेड कि बाजार इस वक्त जिस तरह की चाल दिखा रहा है, दूर ही रहना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन कोई एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट के लिए? और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? सपोर्ट लेवल की बात करें तो 3-4 सपोर्ट लेवल है। 16,900, 16,800, 16,700, 16,590, 16,480। और अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 17,17055, 17,226 और 17,430। तो 17,055 रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 17,226, उसके ऊपर 17,430। ठीक है, लेकिन फिलहाल बाजार की जो चाल है, पहला रेजिस्टेंस ही जल्द ही पार हो पाएगा, यानी यही कहना मुश्किल है। और बाजार में अभी तो फिलहाल दूर रहने की राय, वो जो माहौल भी दिख ही रहा है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो। हेमंत, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और बाजार पर और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो M&M खरीदारी करके चलिए 1171 के लेवल्स के लिए, और SBI में बिकवाली अब बढ़ सकती है। बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह से प्रेशर है, 508 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 523 का। तो इस वक्त जो बाजार है स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पर रणनीति बनाना ज़्यादा सही होगा। चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति की, लेकिन अब बात करते हैं कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है आज। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो अहम ट्रिगर भी मैं पहले बता दूं कि आज जो है यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं और यहाँ पे पूरी बाजार की नज़र जो है फिक्स रहने वाली है। ईसीबी की इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है और भारतीय मार्केट्स में देखें तो वेल्सपन एंटरप्राइज का आज बायबैक इशू खुलने वाला है। यहाँ पे जो है सोर्सेज कह रहे हैं कि संवेदा मदरसन जो है उनके होल्डर जो कंपनी है प्रमोटर सुमितो वायरिंग सिस्टम्स, वो लगभग 23 करोड़ शेयर्स को जो है ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे। इसका वैल्यू लगभग $195 मिलियन का है। फ्लो प्राइस रखा है 69 रुपीज़ 90 पैसे का, जो हालांकि डिस्काउंट पे चल रही है 9% और ये ओवरऑल 3.4% इक्विटी है। पतंजलि फूड्स में जो है प्रमोटर होल्डिंग को जो है आप कह सकते हैं शेयर्स को फ्रीज कर दिए सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को लेके, और इसके कारण जो एक ओवरहैंग रह सकता है जहां पे वो कैपिटल जो रेस करने का इशू वो होगा, और दूसरा हो सकता है कि आपके जो शेयर सप्लाई है वो कम हो जाए। तीसरा स्टॉक ऑफ कोर्स वेदांता फोकस में रहेगा और यहाँ पे लगभग $1 बिलियन की जो है रेस क्रेडिट फंड से जो है आ सकती हैं, तो इस पे भी आप फोकस रखिएगा। और हाल ही में कंपनी ने जो है सारे प्रमोटर के प्लेज को जो है आप कह सकते हैं वो कंप्लीट कर दिया था और अब प्लेज जो है अब नहीं रहा। IOCL MOU साइन किया SJVN के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ, और ये सारे ग्रीन एसेट्स को एक वर्टिकल में लाने वाले हैं और फिर बाद में इसको लिस्ट भी कर सकते हैं। फेडरल बैंक 1000 करोड़ रेज करने वाले हैं डिवेंचर्स के जरिए। गोदावरी पावर में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 18 मार्च को जो है बोर्ड मीटिंग होगी शेयर बायबैक को लेके। इथॉस लग्जरी वॉचेस बनाने वाली जो रिटेलिंग कंपनी है उनका जो है भोपाल मार्केट में जो है एंट्री हुआ है। ओरिएंट पेपर यहाँ पे 475 करोड़ का जो कैपेक्स है वो किए हैं मॉडर्नाइजेशन प्लांट पे मध्य प्रदेश में। ITC उनकी जो आर्म है ITC इन्फोटेक जो अनलिस्टेड है, उन्होंने एक नई जर्मनी में होली ओन सब्सिडरी खोला है। NACL की जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आर्म है उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। और आखिर में मैं बात करूंगा मैरिको का, जहां पे प्रमोटर्स ने 6.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। ठीक है, थैंक यू सो मच शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज खबरों के लिहाज से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रह सकते हैं। ITC, मैरिको, NACL, ओरिएंट पेपर, इथॉस, गोदावरी पावर,
फेडरल बैंक, पतंजलि फूड्स से जुड़ी भी एक काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते आज फोकस में रहेंगे, यहाँ पर आप नज़र रखिए। ये तो बात हुई खबरों की, लेकिन ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम अशोक लेलैंड के साथ। सीएलएसए का मानना है कि काफ़ी मजबूत डिमांड नज़र आ रहे हैं और उनके मार्जिन्स भी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। प्राइस हाइक का जो इम्पैक्ट है वॉल्यूम्स पर लिमिटेड है, मगर मार्जिन सुधर सकते हैं और उन्होंने जो रीसेंट मार्केट शेयर गेंस किए हैं हेवी ट्रक्स में वो सस्टेनेबल है। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते खरीदारी की राय दी है सीएलएसए ने अशोक लेलैंड पर और टारगेट प्राइस दिया है 189 प्रति शेयर का। जुबिलेंट फूड जेपी मॉर्गन के रेडार पर है। डोमिनोज की वीकनेस के चलते डाउनसाइड रिस्क नज़र आ रहा है, मगर वो कंपनी 50 पोपाइज रेस्टोरेंट्स खोलने वाली है FY24 तक, और पोपाई के जो रेस्टोरेंट्स है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करते हैं, जिसके चलते न्यूट्रल की राय उन्होंने बरकरार रखी। लक्ष्य दिया 485 प्रति शेयर का। श्रीराम फाइनेंस पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। जो चुनौतियां उन्हें दिख रही थी वो अब नहीं रही है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी वो पिछले 5 साल में इतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर Q3 के ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी कर रही है। AUM की ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत है और डिस्बर्समेंट्स में भी अच्छा पिकअप नज़र आ रहा है, जिसके चलते खरीदारी की राय दी है टारगेट प्राइस 1600 के साथ। टाटा मोटर्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि जैगुआर लैंड रोवर के सप्लाई सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और डिमांड भी काफ़ी रोबस्ट है। कंपनी अब डबल डिजिट EBIT मार्जिन पर फोकस करेंगे FY26 तक, और भारत का जो PV कारोबार यानी कि पैसेंजर व्हीकल कारोबार है वहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 5 से 7% की इंडस्ट्री ग्रोथ। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते हम देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य दिया है 540 प्रति शेयर का। रिलायंस हम अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेपी मॉर्गन का मानना है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। काफ़ी सारे कैटलिस्ट नजर आ रहे हैं 2024 से 25 तक, और उनका जो न्यू एनर्जी बिजनेस है ये एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी उन्हें नजर आ रहा है, और इसी के चलते ओवरवेट की राय उन्होंने दी है टारगेट प्राइस 2960 के साथ। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे इंडिगो पर। जेफरीज ने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर, और उनका मानना है कि एविएशन स्पेस में कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कंपनी का जो प्रमोटर स्टेक सेल है ये भी एक ओवरहैंग है स्टॉक के लिए, और इसी के चलते उनके जो EBITDA एस्टिमेट्स हैं वो कंसेंसस के मुकाबले करीब 5 से 12% तक कम है FY24 और FY25 के लिए, और इसी के चलते अंडरवेट की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 1615 प्रति शेयर का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंडिगो आप पर नज़र रखिए। जेफरीज ने अंडरवेट की राय के साथ यहाँ पर कवरेज शुरू की है, इस लिहाज से थोड़ा दबाव आज दिख सकता है। 1615 के लक्ष्य देख रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस पर, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, नायका, जुबिलेंट फूड और अशोक लेलैंड पर कुछ अहम रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके चलते आज ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो ये तो बात हुई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की, लेकिन अब आते हैं कमोडिटी मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन हम देख रहे हैं सोने चांदी में, क्रूड में। एक बार रणनीति समझ लेते हैं, और मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। अमित, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। काफ़ी जोखिम का माहौल है इस वक्त, अगर मार्केट्स में देखें तो उसका इम्पैक्ट हम गोल्ड और सिल्वर में भी देख रहे हैं। तो क्या रणनीति अपना के चले, यहाँ पर आगे भी खरीदारी करने का ही ट्रेड आप सुझाएंगे? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक गोल्ड का सवाल है तो हमने कल के सेशन में गोल्ड को नई ऊंचाइयां बनाते हुए देखा है, और कहीं ना कहीं बाय सेफ हेवन सेल रिस्की एसेट्स का एक स्ट्रैटेजी हमने देखा है, जहाँ पर हमने सिल्वर को सेकेंड हाफ में एक्चुअली फिसलते हुए देखा ऊपरी स्तरों से। तो मैं गोल्ड में 58,000 के डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, जो 58,600 के स्तर थे वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बेस मेटल्स में दबाव के चलते चांदी ऊपरी स्तरों पे जो है फिसल सकती है। तो मैं चांदी में एक ऑपोजिट कॉल लेना चाहूंगा। 67,700 पे बिकवाली की सलाह दूंगा, और डाउन साइड में 66,500 तक की एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आ सकती है। ओके, तो गोल्ड में खरीदारी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिल्वर में रिवर्स चाल रहेगी गोल्ड के सामने, और यहाँ पर 66,500 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में क्या करें अमित? यहाँ पर भी बिकवाली हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है, और करेक्शन देख रहे हैं आप?
जी, जहाँ तक मीडियम टर्म ट्रेंड का सवाल है, ऐसा लगता है कि और गिरावट हमें देखने मिलेगी। WTI क्रूड जो है $62 से $60 तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इसके चलते उछाल पे बिकवाली की सलाह यहाँ पर भी देना चाहूंगा मैं। 5650 के आसपास शॉर्ट टर्म में M6 क्रूड सेल कर सकते हैं और 5350 यानी करीबन $62 के टारगेट लेके चला जा सकता है। कच्चे तेल का फंडामेंटल थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे अमित। अगर हम देखें तो ये जो गिरावट है थम तो नहीं रही है, लेकिन कौन से लेवल्स हैं जहां पर कि एंट्री लेना सही होगा? देखिए, बिकवाली के लिए मैं समझता हूँ कि जब भी ये $68 to $70 के आसपास आए तो दोबारा एक फ्रेश एंट्री लेवल हो सकता है। जहाँ तक फंडामेंटल्स का सवाल है, जो एक सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, जो परसीव्ड क्राइसिस है उसको लेकर, तो उसके चलते हमने एक परसेप्शन बनी है कि डिमांड में कमी आ सकती है या रिसेशन आ सकती है, खास करके मेजर इकोनॉमीज में। इसके चलते कच्चे तेल में दबाव का माहौल बना हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि $60 से $62 तक WTI क्रूड जो है वो फिसल सकता है। ओके, तो 70 के नीचे भी जा सकता है क्रूड, क्योंकि सेंटिमेंट इस वक्त ओवरऑल माहौल अगर देखें तो वो नेगेटिव है, जिसके कारण यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन 70 के नीचे अगर आए तो वो एक एंट्री लेवल के तौर पर आप देख सकते हैं। और अब बेस मेटल्स में क्या करें अमित? जी देखिए, बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम जो है वो एक तरह से वीकेस्ट काउंटर की तरह उभर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने लगातार देखा है कि M6 एल्यूमिनियम में जो है वो दबाव बना हुआ है। मैं यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 205 के करीब, और डाउनसाइड में वेरी क्लोज टू 200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो एल्यूमिनियम में बिकवाली करके चलिए। 201 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 207 का। और अमित, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, तमाम रणनीति भी सुझाने के लिए। तो गोल्ड में, कमोडिटी मार्केट में अगर देखेंगे तो सोने में खरीदारी करके चलिए, चांदी में बिकवाली की राय। कच्चे तेल में अभी गिरावट नहीं थमेगी, तो यहाँ पर भी आप सेल का ही ट्रेड लीजिए। और बेस मेटल में एल्युमिनियम अभी वीक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको सभी के बता दिए। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब इक्विटी मार्केट से टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या निकल कर आ रहे हैं ये भी आपके सामने एक एक करके रखते हैं। हमें सुबह हेमन ने SBI में बिकवाली करने की राय दी थी और M&M में खरीदारी करने की वो सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है SBI, यहाँ पर भी इन्होंने बिकवाली का ही ट्रेड ये सुझा रहे हैं। 506 का लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 525 का, और HUL में भी बिकवाली करने की ही राय है इनकी तरफ से। टारगेट होगा 2340 का और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2440 का। आगे बढ़ते हैं, कोटक सिक्योरिटीज ने भी अपना एक बैंकिंग काउंटर में ही बिकवाली का ट्रेड देख रहा है। ICICI बैंक बिकवाली करके चलिए 800 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 835 का। और एशियन पेंट्स में खरीदारी करके चलिए, क्योंकि कच्चे तेल में हम देख रहे हैं लगातार जो गिरावट आ रही है उससे उसका काफी बड़ा बेनिफिशियरी है एशियन पेंट्स और बाकी पेंट स्टॉक्स। हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी है, आगे भी आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 2900 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 2790 का। तो ये कुछ कॉल्स आज के लिए आपके सामने। और कंसेंसस अगर देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी वीक ही दिखाई दे रहे हैं, खासकर कि SBI, तो यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए। उसके अलावा ICICI बैंक में भी बिकवाली की राय आज तमाम ट्रेडर्स, तमाम जो हमारे एनालिस्ट हैं वो सुझा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इस माहौल में आपको कहाँ नज़र रखना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके लिए हम काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट से। और एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के शेषाद्री सेन का कहना है कि कई दूसरे सेगमेंट के मुकाबले स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में निवेश के ज़्यादा मौके दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ऑटो एंसिलरी सेगमेंट पर भी निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। घरेलू ऑटो डिमांड में मजबूती का फायदा ऑटो एंसिलरी सेगमेंट को मिलेगा। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। सीधा आंसर है कि हाँ, स्मॉल मिड कैप में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा लग रहा है। ये इंडियन मार्केट में एक स्ट्रक्चरल बदलाव आ चुका है। ये 2015 और 20 में आप देखे थे कि सारे ग्रोथ, सारे रेवेन्यू ग्रोथ, सारे अर्निंग्स ग्रोथ, कई कुछ
ऊपर के कंपनी में बड़ा कंपनियों में ही कॉन्सेंट्रेटेड था, इसीलिए मार्केट भी कॉन्सेंट्रेटेड था। लेकिन कोविड के बाद जो ग्रोथ फेज आया हमारे इकोनॉमी में, उसमें हम देख रहे हैं कि ये ग्रोथ थोड़ा डेमोक्रेटिक हो गया कि ज्यादा कंपनी पार्टिसिपेट कर रहा है ये ग्रोथ में। इसके एक वजह है कि जो B2B सेगमेंट है, जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, उसका पार्टिसिपेशन ये ग्रोथ में ज्यादा आ रहा है अभी। और ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज कम है। अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा कंज्यूमर टेक और कंज्यूमर IT और बैंकों में है। इसीलिए हमें लग रहा है कि ये अगले 2-3 साल जो है वो स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज का एक बड़ा स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। इसके पहले वाले दशक में हम देखे थे कि स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और दूसरे कारण था कि तभी एक क्रेडिट का प्रॉब्लम था। और स्मॉल टू मिड कैप कंपनी जब इकोनॉमी में क्रेडिट स्क्वीज होता है, उसमें ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बड़ा कंपनी इधर उधर से पैसा रेज कर सकता है, लेकिन स्मॉल टू मिड कैप कंपनी ज्यादा बैंकों में डिपेंडेंट होता है, और ये बैंक क्रेडिट स्क्वीज होता है तो उस पर ज्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि अगले जो 3 साल है उसमें स्मॉल मिड कैप में अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा। ये सेक्टर है में हम काफी नजर डाल रहे हैं, क्योंकि ये बेस इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है। काफी ये सेक्युलर ट्रेंड भी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन इंडिया में आ रहा है, रीलोकेट हो रहा है काफी कंपनियों में। ऑटो जो इंडियन डोमेस्टिक ऑटो डिमांड, वो कई साल के बाद दोनों ही 2 व्हीलर और कार्स में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। तो और कई केसेस में वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं है। तो एट ऑटो एंसिलरीज में हम वो सेक्टर में हम काफी नजर डाल रहे हैं, उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है हमें। जो वार्निंग में सब सेक्टर में दे रहा हूं कि अभी इस मार्केट में आप ज्यादा ओवरवैल्यूड स्टॉक लेंगे तो स्टॉक कंपनी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस निकालना मुश्किल होगा। वो वार्निंग सब सेक्टर में है, ऑटो एंसिलरीज में भी है। लेकिन ऑटो एंसिलरीज में क्योंकि ये साइकिल का अभी शुरू हो रहा है, काफी कंपनी उतना ओवरवैल्यूड नहीं है। तो ऑटो एंसिलरीज एक सेक्टर है जिधर हमें काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। ठीक है, तो ये है मार्केट पर राय शेषाद्री सिंह की। और इस वक्त हम SGX निफ्टी देखें तो फिलहाल तो 40 अंक ऊपर मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज भारतीय बाजारों के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन रह सकता है, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो देखना होगा किस तरह की चाल रहती है। चलिए फिलहाल इस